जंगल के सुनसान इलाकों में हर कदम पर खतरा छिपा होता है, इसलिए ऐसी जगहों पर जाने से पहले इंसान को 100 बार सोचना चाहिए। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो सिर्फ रोमांच की तलाश में ऐसी मुसीबत में फंस जाती है जहां से जिंदा निकलना लगभग नामुमकिन लगने लगता है। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद डेजी दूसरे शहर में नौकरी के इंटरव्यू के लिए निकलती है, लेकिन सीधा हाईवे पकड़ने के बजाय वह एडवेंचर के चक्कर में जंगलों और पहाड़ी रास्तों से होकर जाने का फैसला करती है ताकि रास्ते के खूबसूरत नजारे देख सके। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद नेविगेशन उसे बार बार अलग अलग दिशाओं में घुमाने लगता है। कभी बाएं मुड़ो, कभी दाएं। धीरे धीरे डेजी ऐसे इलाके में पहुंच जाती है जहां आगे कोई रास्ता ही नहीं बचता। घबराकर वह वापस लौटने की कोशिश करती है, लेकिन नेविगेशन लगातार यू टर्न लेने को कहता रहता है। अब हालत ऐसी हो जाती है कि वह न आगे जा सकती है और न पीछे लौट सकती है। बार बार की गलत दिशा से परेशान होकर डेजी आखिरकार नेविगेशन पर भरोसा करना छोड़ देती है और पुराने तरीके से नक्शे को देखकर रास्ता खोजने लगती है। तभी अचानक एक बड़ा ट्रक उसके सामने आकर रुकता है। डेजी पहले ही सतर्क हो चुकी थी क्योंकि वह अकेली थी और जगह भी सुनसान थी। ट्रक में बैठे आदमी ने उसकी परेशानी सुनी और बड़े प्यार से नक्शे पर रास्ता समझाने लगा। पहली नजर में वह मददगार इंसान लग रहा था, लेकिन तभी डेजी नोटिस करती है कि वह चुपके से गाड़ी का दरवाजा बंद कर देता है। उसकी हरकत देखकर डेजी के मन में शक पैदा हो जाता है। कुछ ही देर बाद वह आदमी डेजी को जबरदस्ती अपने घर चलने का न्योता देने लगता है। उसकी जरूरत से ज्यादा दोस्ती और अजीब व्यवहार से डेजी डर जाती है। जैसे ही वह साफ मना करती है, आदमी का असली चेहरा सामने आ जाता है। अचानक हालात बेकाबू हो जाते हैं। दो आदमी डेजी का पीछा करना शुरू कर देते हैं। डेजी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भागती है। उसे समझ ही नहीं आता कि कुछ मिनट पहले तक सब सामान्य था और अब उसकी जान पर बन आई है। भागते भागते उसकी टांग बुरी तरह घायल हो जाती है। दर्द इतना ज्यादा होता है कि चलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन पीछे से आते कदमों की आवाज उसे रुकने नहीं देती। जब दोनों आदमी उसके बेहद करीब पहुंच जाते हैं, तब डेजी अचानक एक पत्थर उठाकर उनकी तरफ फेंक देती है। पत्थर लगते ही उनका ध्यान कुछ सेकंड के लिए भटक जाता है और उसी मौके का फायदा उठाकर डेजी जंगल की ओर भाग निकलती है। धीरे धीरे शाम होने लगती है। कई घंटों तक भागते रहने के बाद डेजी एक छोटी सी नदी के किनारे पहुंचती है। वह इतनी प्यास से बेहाल होती है कि पानी साफ है या गंदा इसकी परवाह किए बिना सीधे पीना शुरू कर देती है। सामने फैला घना जंगल उसे पूरी तरह अकेला और असहाय महसूस करवाता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है, लेकिन फिर भी वह खुद को हिम्मत देती रहती है कि उसे किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। रात होने पर वह जंगल में एक छिपी हुई जगह ढूंढकर वहीं रुक जाती है। पूरी रात वह डर के साए में बिताती है, लेकिन किस्मत से उस रात कोई हमला नहीं होता। सुबह होते ही उसे अपनी घायल टांग की चिंता सताने लगती है। संक्रमण से बचने के लिए वह नदी के पानी और एक सॉफ्ट ड्रिंक से घाव साफ करने लगती है। दर्द से उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती। हालांकि जल्दबाजी में वह एक बड़ी गलती कर बैठती है। उसके घाव से निकला खून पास की पत्तियों पर लग जाता है। उधर वे दोनों आदमी अभी भी उसे ढूंढ रहे थे। अपने अपराध को छिपाने के लिए वे वापस उसी जगह आते हैं जहां डेजी की कार खड़ी थी। फिर वे उसकी गाड़ी लेकर नकली एक्सीडेंट का सीन बनाने की तैयारी करते हैं ताकि पुलिस को लगे कि लड़की की मौत हादसे में हुई है। दूसरी तरफ डेजी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसकी टांग सूज चुकी थी और हर कदम पर उसे रुककर आराम करना पड़ता था। अब उसे अपने फैसले पर पछतावा होने लगता है। अगर वह सीधा रास्ता चुनती तो शायद अब तक इंटरव्यू में पहुंच चुकी होती, लेकिन अब उसे यह भी नहीं पता कि वह इस जंगल से जिंदा बाहर निकल पाएगी या नहीं। थकी हुई डेजी रोने लगती है, लेकिन तभी अचानक ऊपर से बहुत तेज आवाज आती है। जब वह ध्यान से देखती है तो समझ आती है कि उसकी कार को पहाड़ी से नीचे गिराकर दुर्घटना जैसा दिखाया जा रहा है। तभी उसे उन आदमियों की आवाज भी सुनाई देती है। वे कह रहे होते हैं कि पुलिस के आने से पहले लड़की की लाश ढूंढनी होगी। उन्हें पूरा यकीन था कि घायल लड़की इतनी दूर भाग ही नहीं सकती। शायद खून बहने की वजह से कहीं मर चुकी होगी, लेकिन तभी उन्हें पेड़ों की पत्तियों पर खून के निशान दिखाई देते हैं। अब उन्हें एहसास होता है कि डेजी अभी जिंदा है। इसके बाद वे पूरे जंगल में उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। इसी बीच डेजी को पत्थरों के बीच एक टूटा हुआ मोबाइल फोन मिलता है जो शायद उसकी कार से गिरा था। स्क्रीन पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन फोन अभी भी चालू था। ये देखकर डेजी की आंखों में उम्मीद लौट आती है। वह तुरंत मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन घने जंगल में नेटवर्क का एक भी सिग्नल नहीं मिलता। घबराई हुई डेजी लगातार जगह बदल बदल कर सिग्नल खोजती रहती है। वह बर्फ जैसे ठंडे पानी को पार करके सामने पहाड़ी पर भी जाती है, लेकिन हर कोशिश बेकार साबित होती है। तभी फोन की बैटरी खत्म हो जाती है और मोबाइल बंद हो जाता है। अब डेजी पूरी तरह टूट चुकी थी। भूख, ठंड, दर्द और डर ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था। कई दिनों की थकान और तनाव के बाद
आखिरकार उसका शरीर जवाब दे देता है और वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक अजनबी जगह पर पाती है। उसकी टांग पर पट्टी बंधी हुई होती है, जैसे किसी ने उसका इलाज किया हो। डेजी धीरे धीरे उठकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक आदमी कमरे में दाखिल होता है। उसे देखते ही डेजी डर जाती है। अब वह किसी अजनबी पर भरोसा करने की हालत में नहीं थी। वह तुरंत पास पड़ा एक औजार उठा लेती है और आदमी को चेतावनी देती है कि वह उसके करीब आने की कोशिश न करे। डर और घबराहट ने उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था, इसलिए सामने वाला इंसान चाहे जितनी सफाई देता रहे, डेजी अब किसी की बात मानने को तैयार नहीं थी। डेजी ने घबराहट में पास रखा एक डिब्बा उठाया और उसमें भरा सफेद पाउडर सीधे उस आदमी के सिर पर फेंक दिया। अगले ही पल आदमी दर्द से चीख उठा। असल में वह कोई साधारण पाउडर नहीं, बल्कि बेहद खतरनाक केमिकल था। आदमी तुरंत भागकर फ्रिज से दूध निकालता है और अपने सिर पर उड़ेलने लगता है, क्योंकि वही उस रासायनिक जलन को कम कर सकता था। डेजी समझ ही नहीं पाती कि उसने क्या कर दिया। उधर कई दिनों से बेटी का कोई संपर्क न होने पर डेजी का परिवार बुरी तरह परेशान हो चुका था। फोन का आखिरी लोकेशन देखकर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी थी। अब स्थानीय पुलिस अधिकारी इस मामले की जांच शुरू करने की तैयारी कर रहे थे। जब डेजी दोबारा होश में आती है तो देखती है कि उसके हाथ कसकर बंधे हुए हैं। हालांकि सामने मौजूद आदमी का व्यवहार अब पहले जैसा डरावना नहीं लगता। वह उसे खाना और पानी देता है और आराम से खाने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही डेजी पुलिस को फोन करने की बात करती है, आदमी तुरंत बात टाल देता है। 2 दिनों से भूखी डेजी आखिर खुद को रोक नहीं पाती और आदमी के पीछे मुड़ते ही तेजी से खाना खाने लगती है। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि शायद यह आदमी वैसा नहीं जैसा उसने पहले सोचा था। बातचीत के दौरान वह अपना नाम बताता है। उसका नाम हेनरी था। हेनरी कई सालों से उस जंगल में अकेला रह रहा था। उसने एक पुरानी छोड़ी हुई वैन को अपना लैब बना रखा था, जहां वह ड्रग्स बनाने का काम करता था। जब डेजी अपनी पूरी कहानी उसे सुनाती है तो हेनरी तुरंत समझ जाता है कि उसका पीछा करने वाले वे दोनों आदमी कौन थे। तभी बाहर अचानक कोई आवाज आती है। हेनरी का चेहरा गंभीर हो जाता है। उसके हाव भाव देखकर डेजी समझ जाती है कि बाहर वही लोग होंगे जिनसे वह जान बचाकर भागी थी। और सच में बाहर वही दोनों आदमी थे। असल में जंगल में रहने वाले सिर्फ यही 3 लोग थे और कई सालों से साथ काम कर रहे थे। हेनरी ड्रग्स तैयार करता था और बाकी दोनों आदमी माल सप्लाई करने का काम करते थे। लेकिन इस बार वे व्यापार के लिए नहीं आए थे। वे खास तौर पर घायल लड़की को ढूंढने निकले थे। हेनरी उन्हें अंदर आने से रोकने की पूरी कोशिश करता है। वह बहाने बनाता है, बात घुमाता है, लेकिन आखिरकार दोनों जबरदस्ती अंदर घुस जाते हैं। हैरानी की बात यह थी कि अंदर कोई नहीं था। उनके ध्यान भटकते ही हेनरी जल्दी से खाना और पानी छिपा देता है और कमरे में मौजूद हर सबूत मिटाने की कोशिश करता है। सब कुछ इतना सामान्य लग रहा था कि दोनों आदमियों को कोई शक नहीं हुआ। असल में उनके आने से पहले डेजी ने अपनी समझदारी से खुद को बचा लिया था। उसने कमरे में मौजूद केमिकल्स को पानी के साथ मिलाकर ऐसी प्रतिक्रिया पैदा की जिससे उसकी रस्सियां उछलकर टूट गईं। फिर वह पीछे की खिड़की से बाहर निकल गई। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि डेजी भागी नहीं। वह जानती थी कि उसे जंगल के बारे में कुछ भी पता नहीं और अगर वह अकेले निकलती तो फिर किसी और मुसीबत में फंस सकती थी। इसलिए वह पास ही छिपी रही। जब हेनरी को यह पता चलता है तो वह हैरान रह जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि शहर में पली बढ़ी एक लड़की को केमिस्ट्री की इतनी समझ होगी। डेजी भी मानती है कि शुरुआत में उसे समझ नहीं आया था कि वह सफेद पाउडर कितना खतरनाक है, इसलिए उसने डर में वह हरकत कर दी थी। वह हेनरी से माफी मांगती है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगती है। एक तरफ जंगल में छिपा एक ड्रग बनाने वाला आदमी और दूसरी तरफ शहर की पढ़ी लिखी कॉलेज लड़की। दोनों की दुनियाएं बिल्कुल अलग थीं, फिर भी हालात उन्हें करीब लाने लगे। डेजी पूछती है कि अगर हेनरी उसकी मदद करना चाहता है तो उसे जाने क्यों नहीं देता। तब हेनरी सच बताता है। उसके पास कोई गाड़ी नहीं थी और सबसे नजदीकी सड़क या छोटा शहर भी वहाँ से करीब 20 मील दूर था। डेजी की हालत ऐसी नहीं थी कि वह इतनी दूर पैदल जा सके। ऊपर से जंगल इतना घना था कि वह रास्ता भटक सकती थी। हालांकि हेनरी उससे वादा करता है कि कुछ दिनों बाद उसका आखिरी माल तैयार हो जाएगा और तब वह खुद उसे वहाँ से बाहर ले जाएगा। ये सुनकर डेजी को पहली बार थोड़ा सुकून मिलता है। दिन गुजरने लगते हैं और दोनों के बीच भरोसा बढ़ता जाता है। कई बार जब डेजी अकेले बाहर निकलती तो हेनरी बहुत गुस्सा हो जाता, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वे दोनों आदमी उसे फिर न पकड़ लें। लेकिन डेजी को परेशान देखकर उसका गुस्सा तुरंत शांत भी हो जाता। एक दिन डेजी के पूछने पर हेनरी उसे जंगल से बाहर निकलने का सबसे छोटा रास्ता भी बता देता है। अब डेजी का भरोसा उस पर पूरी तरह बनने लगा था, लेकिन अभी भी उसे यह नहीं पता था कि असली खेल क्या है। फिर एक दिन अचानक एक पुलिस अधिकारी वहां पहुंचती है और सारी सच्चाई सामने आने लगती है। असल में हेनरी और वे दोनों आदमी उसी महिला अधिकारी के लिए काम करते थे। वही इस पूरे नेटवर्क की असली सरगना थी। उसकी सुरक्षा में वे दोनों आदमी सालों से जंगल में लड़कियों का शिकार करते आ रहे थे। न जाने कितनी मासूम लड़कियां उनकी वजह से गायब हो चुकी थीं। जब डेजी पहली बार जंगल में पहुंची थी तब मैट और उसका साथी एक लाश छिपा रहे थे। उन्हें लगा कि डेजी ने सब कुछ देख लिया है, इसलिए वे उसे ढूंढकर मार देना चाहते थे ताकि कोई गवाह न बचे। इस बार भी महिला
अधिकारी उसी वजह से वहाँ आई थी, लेकिन हेनरी किसी भी कीमत पर उसे घर के पास नहीं आने देना चाहता था। वह डेजी को बचाने की कोशिश कर रहा था। मजबूर होकर अधिकारी को वापस जाना पड़ता है। कुछ देर बाद मैट माल लेने आता है। जाते जाते वह बड़ी शान से पुलिस अधिकारी द्वारा दिया गया जैकेट दिखाता है। तभी अचानक उसकी नजर सीढ़ियों पर पड़े पैरों के निशानों पर जाती है। वहाँ 2 अलग अलग आकार के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। मैट तुरंत समझ जाता है कि यहाँ कोई और भी मौजूद है, लेकिन वह जाहिर नहीं होने देता। वह ऐसे व्यवहार करता है जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। दूसरी तरफ हेनरी को अंदाजा तक नहीं होता कि मैट सब समझ चुका है। उस रात हेनरी और डेजी जंगल से भागने की योजना बना रहे होते हैं। तभी अचानक मैट कमरे में घुस आता है। स्थिति बेहद खतरनाक हो जाती है। तभी हेनरी अचानक चालाकी से खेल पलटने की कोशिश करता है। वह कहता है कि लड़की को अभी मारना सही नहीं होगा। पिछले कुछ दिनों में उसने उसे पूरी तरह अपने काबू में कर लिया है और अब वह काम में उसकी मदद भी कर सकती है। अपनी बात साबित करने के लिए वह डेजी को सबके लिए कॉफी बनाने का आदेश देता है। डेजी तुरंत उसकी आंखों का इशारा समझ जाती है। वह चुपचाप कपों में कॉफी डालते हुए उनमें एक खास केमिकल मिलाने लगती है और ऐसे दिखाती है जैसे सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो। डेजी ने कॉफी के कप माइक्रोवेव में रख दिए। पूरा काम उसने इतनी चालाकी से किया कि मैट और उसके साथी को जरा भी शक नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक जोरदार धमाका होता है और माहौल पूरी तरह बिखर जाता है। किसी तरह वे दोनों बाहर निकल आते हैं, लेकिन हेनरी की पीठ बुरी तरह घायल हो चुकी थी। उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि बुरी तरह झुलसा और घायल होने के बावजूद मैट अभी भी जिंदा था और बाहर निकल आया था। हेनरी समझ चुका था कि ताकत के मामले में वह मैट का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वह किसी भी हालत में डेजी को बचाना चाहता था। अपनी बची हुई आखिरी ताकत लगाकर वह मैट के हाथ से बंदूक छीन लेता है। ऐसा लगता है जैसे अब शायद सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी अचानक पीछे से 2 गोलियों की आवाज गूंजती है। यह आवाज उस महिला पुलिस अधिकारी की थी। गोलियों की आवाज सुनते ही डेजी समझ जाती है कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है। उसका दिल टूट जाता है, लेकिन अब रुकने का मतलब मौत था। वह अपने दर्द और डर को ताकत बनाकर वहाँ से भागना शुरू कर देती है। उधर महिला अधिकारी को अब पूरे हालात का अंदाजा हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर डर या घबराहट का कोई निशान नहीं था। उसकी सबसे बड़ी चिंता सिर्फ आखिरी ड्रग्स की खेप थी जो सुरक्षित उसकी गाड़ी में रखी हुई थी। अब उसके रास्ते में बस एक ही रुकावट बची थी, डेजी, और इसलिए उसने फैसला कर लिया कि डेजी को हर हाल में खत्म करना होगा। कई घंटों तक भागते रहने और जान की बाजी लगाने के बाद आखिरकार डेजी किसी तरह मुख्य सड़क तक पहुंच जाती है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि वहां उसे वही महिला अधिकारी मिलती है। हालांकि डेजी ने उसे पहले कभी देखा नहीं था, लेकिन उसे उसकी आवाज याद थी। जब वह पहले हेनरी के घर में छिपी हुई थी तब उसने उसी महिला को हेनरी से बात करते सुना था। इसलिए जैसे ही अधिकारी ने पहली बार उससे बात की, डेजी तुरंत समझ गई कि अब वह बहुत बड़े खतरे में है। महिला अधिकारी बंदूक के दम पर उसे अपने साथ ले जाती है। दोनों एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। अब अधिकारी अपनी आखिरी योजना पूरी करने वाली थी। डेजी कितनी भी मिन्नतें करे, वह महिला बिल्कुल पत्थर दिल बनी रहती है। डेजी समझ चुकी थी कि अधिकारी उसे मारकर उसकी मौत को डूबने का हादसा दिखाना चाहती है। जब डेजी पानी में उतरती है, शायद वही उसकी आखिरी उम्मीद थी भाग निकलने की, लेकिन अधिकारी पहले से तैयार थी। वह तुरंत डेजी को पकड़कर बेरहमी से पानी में धक्का दे देती है। कमजोर और घायल डेजी उसकी ताकत के सामने टिक नहीं पाती। वह बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन हर कोशिश बेकार साबित होती है। धीरे धीरे उसकी सांसें टूटने लगती हैं। लेकिन तभी मौत और जिंदगी के बीच के उस आखिरी पल में डेजी को याद आता है कि उसने लैब से एक छोटा सा औजार अपने बचाव के लिए छिपा कर रखा था। वो तुरंत उसे निकालती है और पूरी ताकत से हमला कर देती है। यहीं आकर इस खौफनाक कहानी का अंत होने लगता है। वह भ्रष्ट पुलिस अधिकारी जिसने अपने पद और ताकत का इस्तेमाल करके सालों तक अपराधियों का साथ दिया, मासूम लोगों की जान ली और जंगल को नरक बना दिया था, आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंच जाती है। डेजी आखिरकार उस डरावने जंगल से जिंदा बाहर निकल आती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती। उसकी आंखों में सिर्फ खालीपन और सदमा दिखाई देता है। जो कुछ उसने देखा और सहा, उसने उसकी सोच हमेशा के लिए बदल दी थी। अब वह समझ चुकी थी कि चमकती हुई आधुनिक दुनिया के पीछे इस धरती पर ऐसे भी इलाके मौजूद हैं जो किसी नरक से कम नहीं। फिल्म सिर्फ एक सर्वाइवल कहानी नहीं सुनाती, बल्कि इसके अंदर कई गहरे संदेश भी छिपे हुए हैं। शुरुआत में फिल्म हमें बड़े शहरों की ऊंची इमारतें दिखाती है, तेज रफ्तार हाईवे दिखाती है, फिर खेतों में ट्रैक्टर चलाते किसान और खुले मैदानों में घूमते जानवर। इसके बाद कहानी धीरे धीरे इंसानी सभ्यता से दूर एक सुनसान जंगल में पहुंच जाती है, जहां सिर्फ अंधेरा, डर और हिंसा बचती है। ये पूरा सफर असल में सभ्यता से बर्बरता की ओर बढ़ने का प्रतीक है। फिल्म में दिखाई गई नदी का नाम भी खास मायने रखता है। कई साल पहले वह इलाका एक औद्योगिक खनन क्षेत्र हुआ करता था। पहाड़ों की लाल मिट्टी की वजह से नदी का पानी लाल दिखता था, इसलिए उसका यह नाम पड़ा। लेकिन समय के साथ
वह जगह वीरान हो गई। अब वहाँ कोई नहीं जाता। धीरे धीरे वह पूरा जंगल कानून और सभ्यता से कटकर ऐसी जगह बन चुका था जहाँ इंसानियत का कोई मतलब नहीं रह गया था। फिल्म आखिर में एक बहुत गहरी बात कहती है। हम सोचते हैं कि इंसान आधुनिक तकनीक और विकास की तेज सड़क पर बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन सच ये है कि इंसान की भावनाएं, उसकी सोच और उसकी इंसानियत उतनी तेजी से विकसित नहीं हो पाई। तकनीक आगे बढ़ गई, लेकिन इंसान के अंदर छिपी हिंसा, लालच और अंधेरा अभी भी वहीं का वहीं है। शायद यही कारण है कि आधुनिक दुनिया के बावजूद इंसान आज भी अपने भीतर के जंगल से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया है। ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको ये मूवी एक्सप्लेन वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी